हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 11th के लिए मैं लेकर के आया हूँ फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। समझ गया ना, जिसका नाम है यूनिट्स के बारे में बातें करेंगे। और इस जो चैप्टर है मैं बताऊंगा हर एक चीज। और ये जो चैप्टर एनसीईआरटी का है उस चैप्टर को मैं और कई चैप्टर में डिवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, जैसे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट मैं कवर करने वाला हूँ इस क्लास में। और मैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट तो है ही, और इस चैप्टर को मैं कई और चैप्टर्स में मैं तोड़ूंगा और फिर तोड़ के हर एक एक पार्टिकुलर चैप्टर्स को मैं कवर अप करने वाला हूँ। समझिए, सबसे पहले मैं तुझसे बतला दूं कि जितनी भी मेरी कोई भी क्लास का वीडियोस हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, लेक्चर्स अपलोड करूंगा, उस क्लास को अटेंड करने के बाद न तो आपको नोट्स की कमी महसूस होगी और ना ही आपको समझने में कहीं मुश्किल होगी। और इतना ही नहीं, जो भी मैं चैप्टर्स को कवर करूंगा, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे सो कॉल्ड मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो, उन सारे चैप्टर्स को कवर अप करने के बाद जो एनसीईआरटी बुक होता है पार्टिकुलरली, मैं उस एनसीईआरटी बुक का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करूंगा और आपको समझाऊंगा भी कि आखिरकार जो ये सॉल्यूशंस है वो दिस इज द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चंस। देन भाई, गॉट इट? जी हाँ, मैंने बहुत सारे किताबों को देखा है और देखते हुए जो सबसे आपके लिए सटिक्स निकाल सकता था उस टॉपिक से रिलेटेड बातें, मैं उन्हीं सारी बातों को बताऊंगा और मैं उन्हीं सारी जानकारियों को दूंगा जो सबसे आसान लगे, जो आपको समझने में कठिनाई महसूस ना होने दे। गॉट इट? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यूनिट है और उस यूनिट का नाम क्या है वो तो आपको पता ही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप में से कई विद्यार्थी जो होते हैं वो घबरा जाते हो, सोचते हो कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट को आखिरकार समझा कैसे जाए, इसको पढ़ा कैसे जाए। और जबकि मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट रहे, मैं फिजिक्स की मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं केमिस्ट्री की नहीं बोलूंगा, मैं बायोलॉजी को भी नहीं बोलूंगा, और ना ही मैं मैथमेटिक्स की बातें करूँ। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा आपसे कि जब तक आपको कोई समझाने वाला एक बेहतर नहीं मिल जाएगा तब तक आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उस सब्जेक्ट में आपको मुश्किल ही लगेगा पढ़ना और वो सब्जेक्ट आपके लिए कठिन ही लगेगा। लेकिन जब आपको कोई एक बेहतर समझाने वाला मिलता है तब आपको यकीन मानो आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी और वो जो भी सब्जेक्ट बेहतर एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा है उस सब्जेक्ट में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। जैसे कुछ लड़कों से पूछा जाए कि बताओ जी आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो कोई बोलेगा कि फिजिक्स अच्छा लगता है या फिर केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी बोल दे। को आप में से कोई कहे कि मैथमेटिक्स भी अच्छा लगता है। बट वो आपको अच्छा क्यों लग रहा है? शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि वो क्वेश्चन जो बना रहा है उसका सॉल्यूशंस हो रहा है और आप अच्छे से समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि टीचर ने आपको अच्छे से समझाया। अगर टीचर आपको अच्छे से नहीं समझाए तो आपको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर लगेगा क्या फालतू का सब्जेक्ट है। मैं करेक्ट बोला ना? जी हाँ। सो डोंट वरी, नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। बट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, और वो ये है कि मैं जो भी आपसे बातें कहूँगा, जैसे जैसे मैं गाइडेंस दूंगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ हार्ड रूल नहीं है मेरे कि मैं आपके ऊपर बहुत सारे रूल्स और कानून लगाने वाला हूँ, क्योंकि आपके एक क्लिक पर मैं चालू हो सकता हूँ और आपके एक क्लिक पर वहीं मैं बंद भी हो सकता हूँ। इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गया ना? जी हाँ। बस सारे नोट्स को आप लिख लीजिएगा और जो भी पढ़ाऊंगा वो क्लास में कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। और एक बात याद रहे, जब मेरा क्लास खत्म हो जाएगा तो आप एक बार फिर से नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। बस इतना ही आपको करना है और कुछ करना नहीं। सो डोंट वरी, स्टार्ट्स। मेरा नाम है हेराज और शुरू करते हैं आज का इस क्लास। गॉट इट? देखिए, जो यूनिट है जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, सबसे पहला यूनिट है फिजिक्स का क्लास 11th के लिए। याद रहे, क्लास 11 का सबसे पहला यूनिट है और बहुत ही खास है। और ये जो चैप्टर्स है, ये यूनिट्स है, आपको आने वाला चैप्टर्स में या फिर आप 12th में चले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? इसीलिए आप अच्छे से ध्यान देकर के पढ़िएगा। समझ गया ना? डोंट वरी, मैं आपको हर एक नोट्स लिखाऊंगा, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा। समझ गया? बट यू शुड मस्ट मेक योर पेशेंस। आपको धैर्य और पेशेंस बनाया रखना होगा,
क्योंकि बहुत सारे लड़के जो होता है वो वीडियोस को देखने में बहुत ही मुश्किल जैसा महसूस करता है। डोंट वरी, बट आपको पेशेंस बना करके देखना होगा, तभी तो सीखोगे। देखिए चैप्टर्स है और उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट नाम है, ठीक है। आपके मन में चल रहा होगा कि सर व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड व्हाट इज मेजरमेंट, गॉट इट। बट अगर आपको सटीक आंसर चाहिए ना, सच कहिए कि व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, तब आपको ये सारे चैप्टर्स को डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा, तब आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी मैं कुछ आइडियाज दे सकता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक संसार, गॉट इट, जो भी हमारे संसार है जिसे हम देख पाते हैं, जिसे हम सुलझा सकते हैं, दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड। एंड मेजरमेंट की बातें कर रहा है, और वो ये है कि मेजरमेंट करने वाला है, बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करने वाला है कि कैसे हो गया, डिस्टेंसेस को एनालिसिस करेगा, लेंथ को मेजर करेगा, और इतना ही नहीं, गैलेक्सीज वगैरह को भी, प्लैनेट्स वगैरह को भी मापने का काम करेगा, और आपको सिखाया जाएगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे ये संभव है। दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, गॉट इट। देखिए मैंने यहाँ पे चैप्टर नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यूनिट 1 लिखा हूँ। सर ये यूनिट अलग है और चैप्टर अलग है ना, यूनिट भी वही होगा, चैप्टर भी अलग होगा, बट स्लाइटली यूनिट कहिए तो यूनिट जो है वो चैप्टर के फादर हुए, यानी कि चैप्टर से हेड है, इसीलिए मैंने यूनिट्स लिखा है। और इस यूनिट के अंदर में मैं पार्टिकुलर चैप्टर का नाम लिखने वाला हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे चैप्टर नहीं लिखा हूं, समझ गया ना जी। जैसा लेसन और चैप्टर, जैसे लेसन, कोई सर पूछेंगे आपसे कि बताओ जी क्या पढ़ना, सर लेसन 1 पढ़ना है, और कोई दूसरा लड़का कहा कि नहीं लेसन 1 नहीं, चैप्टर 1 पढ़ना, तो एक ही बात है, ठीक उसी प्रकार से। बट फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं आपसे यहाँ पे लिखा हूँ कि यूनिट 1 है, इसलिए मैं लिखा ताकि इसके अंदर में भी मैं बहुत सारे चैप्टर्स को डिवाइड करके इसको पढ़ाऊंगा। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो तुम देख रहे हो, मैं इसको डिवाइड करूंगा छोटे छोटे चैप्टर्स में, क्यों, ताकि आपको समझना बहुत आसान हो जाए, इसलिए, समझ गया ना जी हाँ। तो लेट अस डिवाइड दिस चैप्टर। देखिए चैप्टर्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं, एंड द फर्स्ट चैप्टर, और जो सबसे पहला चैप्टर है मैं उसको पढ़ाऊंगा, और उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, जी हाँ, मैं इंट्रोडक्शन की मैं बातें कर रहा हूं। सर चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, हाँ चैप्टर का ही नाम है इंट्रोडक्शन, समझ गया। देखो, या फिर इसी दूसरा चैप्टर नहीं है, बल्कि इसी पार्टिकुलर चैप्टर का दूसरा नाम बता रहा हूं, और वो ये हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो यहां पे लिख सकते हो कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, या फिर इसी चैप्टर को मैं बोल सकता हूं, नाम दे सकता हूं, और वो होगा फिजिकल वर्ल्ड। क्या जी, तो फिजिकल वर्ल्ड। बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, चाहे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो आपको पढ़ाते हैं फिजिकल वर्ल्ड। वो तीनों चैप्टर का नाम है जो सेम ही है, चाहे आप इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स कहिए, चाहे आप इसको फिजिकल वर्ल्ड बोलो, चाहे आप इंट्रोडक्शन ही सिर्फ क्यों ना बोलो, मैं डिवाइड कर रहा हूं, याद रहे। और ये जो डिवीजन है वो तभी आपको काम देने वाला है, बशर्ते कि आप मुझसे ही सिर्फ पढ़े हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया है, और नहीं तो पहला चैप्टर ये होगा आपको। चलिए अच्छी बात है। जो सेकंड चैप्टर होगा, एंड द नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर इज द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। दूसरा चैप्टर का क्या नाम हो जाएगा उसमें? तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स।
व्हाट इट, ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया। और इस चैप्टर को जो है वो मैं ही डील करूंगा। मैं एक सेपरेशन का बाउंड्री कर देता हूं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के बीच में, ठीक है। ये चैप्टर 1 था और ये आपका चैप्टर 2 है, इसको भी मैं सेपरेट कर देता हूं। याद रहे मैं जैसे लिखता हूं वैसे ही आप लिखेंगे, ऐसे मैं लिख रहा हूं तो आप भी कुछ इस प्रकार से ही लिखेंगे। गॉट इट? एंड नाउ ये जो चैप्टर है आपको इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इस चैप्टर में मैं बेसिकली ऐसे चीजों की मैं बातें करने वाला हूं। बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर है ये फिजिकल वर्ल्ड और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, चाहे इंट्रोडक्शन का ही है। इसमें कुछ आपको मैं इंट्रोडक्शन की तरह ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जैसा कि चैप्टर्स का नाम है। जैसे इसको मैं कुछ आइडियाज दूंगा कि ये पढ़ना है हमको और इस चीज के बारे में जानना हो, हमारे जो वातावरण में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में, या फिर यूं कहूं कि हमारे यूनिवर्स में, जैसे भाई द सन इज रेड एट मॉर्निंग, सुबह के समय में जो सन है वो लाल क्यों होता है, या फिर सन सेट कहिए चाहे सनराइज कहिए, बात अलग अलग है, बट उस समय भी क्या होते हैं, सन रेड कलर का होता है। तो इन्हीं सारी चीजों को मैं डिस्कशन करते हुए कि किस प्रकार से मैं आपको से बताऊंगा मैं यहाँ करूंगा। तो इसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कीजिए, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात, आपने आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, ठीक, लिख लिया हो ना। देखिए जो चैप्टर आपका चैप्टर 3 है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ या फिर डिस्टेंसेस कहिए, लेंथ, डिस्टेंसेस या फिर डिस्टेंस एंड टाइम। ये आपका चैप्टर 3 हो गया। दिस इज योर चैप्टर 3, गॉट इट। अब देखिए जैसे कि इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, डिस्टेंस एंड टाइम, गॉट इट। तो इन सारे चैप्टर्स में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो बेसिकली मैं मेजरमेंट से रिलेटेड बातें करूंगा कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, इसमें सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में क्या पढ़ाऊंगा। तो बहुत सारे एसआई यूनिट की चर्चा मैं करूंगा कि इसका एसआई यूनिट कैसे होता है, एसआई यूनिट निकाला कैसे जाता है, इसका तरीका क्या है, और एसआई यूनिट सबको सबसे बेस्ट क्यों माना गया है। इन सारी चीजों को मैं डिस्कशन करूंगा ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में, गॉट इट। और मेजरमेंट ऑफ लेंथ, डिस्टेंसेस एंड टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है, पुराने समय में कैसे लोग किया करते थे, कि इसको कैसे एनालिसिस करते थे, कितना डिस्टेंस को, बहुत ही लंबा लॉन्ग डिस्टेंसेस है। जैसे सपोज दैट पटना एक सिटी है और पटना से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करना हो तो किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं, या फिर सन, और ये तो पटना और दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं एक फिर भी शॉर्ट डिस्टेंस होता है किसके मुकाबले, तो जो सूर्य और पृथ्वी है इसका डिस्टेंस के मुकाबले ये तो फिर भी छोटा डिस्टेंस हुआ ना, क्यों फ्रेंड्स, पटना और दिल्ली का जी। बट तो मैं बताऊंगा कि बहुत लार्ज डिस्टेंस को किस प्रकार से मेजर करेंगे और स्मॉल डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, तभी तो आपको पता होगा कि एटम्स का डायमीटर वगैरह या फिर एटम का साइज कैसे होता है, तो कैसे ये सब पता लगा जाता है, न्यूक्लियस वगैरह ये सब, वो कितना वेट है, गॉट इट, अच्छी बात। एंड द फोर्थ चैप्टर इज दैट चैप्टर 4 and the name of the chapter is the dimension and dimensional chapter 4 and the name of the chapter is that dimension and dimensional analysis या फिर डायमेंशनल फार्मूला भी आप बोल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फार्मूला ना लिख करके एनालिसिस ही लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस बोलते हो तो वही सारी चीजें हो जाती है, उसका डायमेंशन निकाला जाएगा। जैसे आप बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह जानते हो, मैं एक बेसिक सा फार्मूला बोलता हूँ, जैसे
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। और बहुत सारे फार्मूला पढ़े हैं, चाहे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन ही टाइम क्यों ना कहा जाए, चाहे डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम ही क्यों ना बोलिए, बट इन सारे फार्मूलाज तो है, बट इसका डायमेंशंस वगैरह कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, टाइम का क्या होगा, डिस्टेंस का क्या होगा, स्पीड का क्या होगा डायमेंशंस, और किसका हो भी सकता है डायमेंशन, किसका डायमेंशन निकालेगा और किसका डायमेंशन नहीं निकाल सकता। इन सारी चीजों को अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो ये आपका चैप्टर 4 हो गया जो मैं पढ़ाऊंगा। इन सारे चैप्टर्स को याद रहे स्टूडेंट और फ्रेंड्स, मैं आपको स्टूडेंट्स या तो फ्रेंड्स कहूंगा, यही सबसे बेहतर रहेगा, समझ गया ना। यानी हो देखिए, कोई लड़का सोच रहा हो कि सर आप मुझसे सिलेबस क्या पढ़ा रहे हैं, सिलेबस ऑफ फिजिक्स क्लास 11 का नहीं पढ़ा रहे हैं, तो नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बता रहा हूं आपको कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है। मैं आपको कोई चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूँ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, बट मैं ये चैप्टर को कैसे पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं वो आपको से सिखा रहा हूँ, समझ गया ना। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि चैप्टर्स को मैं पढ़ाने कैसे वाला हूँ, तो आप कैसे समझेंगे। तो मैंने कहा स्टूडेंट कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो आप देख रहे हैं चैप्टर, एनसीईआरटी में तो कुछ छोटा सा ही दिया हुआ होगा, फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट वगैरह सब करके कहानी खत्म कर दी होगी, बट मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, समझ गया ना। इसीलिए मैं इन सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर रहा हूँ, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोई भी चीज पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसा मान लूंगा कि आपको उस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मैं वहां से स्टार्ट करूंगा और आपको जो अंत तक लगी बता सकता हूं मैं वहां तक लगी बताऊंगा, समझ गया ना, समझे, अच्छी बात है। एंड द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 5, एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस। तो बस यही कुछ चैप्टर्स थे। आई होप कि आपने इसे देखा हो, और अगर अभी तक लगे भी आपने नोट नहीं किया तो मैं हो जाता हूं सैड, और आप इसे क्या कीजिएगा, फौरन से इसे नोट कीजिए। गॉट इट? चलिए अच्छी बात है, आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब एरर एनालिसिस क्या हुआ, देखिए एरर एनालिसिस जो है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे 4.6 7 8 9 2 1 कुछ ऐसे ही चलता चला जाएगा, तो आप उसको याद हो तो क्या करते थे, 4.6 9 8 7 वगैरह ये सब कुछ रहा, तो आप क्या करते थे, 4.6 9 8 ये सब ना लिख करके आप लिखते थे 4.7 लिख देते थे शॉर्ट में, यानी कि राउंड ऑफ फिगर कर देते थे। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा 9.8 मीटर वगैरह ये सब जो वैल्यूज वगैरह ये सब होता था, हाँ मुझे पता है, 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, यही होता था कुछ इसी प्रकार से ना, जी हाँ। तो जब इस प्रकार से जो एनालिसिस वगैरह होता था, तो 9.8 को हम लोग क्या करते थे, अगर आपको याद होगा, मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, मैं वो चीज नहीं सिखाऊंगा ना 9th वाला, मैं बताऊंगा। जैसे 9.8 रहता था तो उसका वैल्यूज को क्या करते थे, मैं आसान बनाने के लिए मैं उसके 9.8 के जगह पर कोई 10 भी ले लिया करते थे, और मैं खुद सोल्व किया हूँ 10 लेकर के। और जब 10 लेते थे तो उसका जो बनाना था न्यूमेरिकल्स वगैरह फिजिक्स का, वो बहुत ही इजी से बनता था और आसान हो जाता था। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताओ जी 9.86721 को मल्टीप्लाई कीजिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे 8.9212 में, तो मुश्किल तो हो जाएगा ना स्टूडेंट, हो जाएगा। बट यही चीज आपको ऐसे इसके जगह पर 10 ले लिया जाए और इसके जगह पर 9 ले लिया जाए, और आप करें मल्टीप्लाई, तो बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10 इंटू 9 90 बोल दीजिएगा, बोल सकते हैं, ये बहुत आसानी से बोल सकते हैं सर। गॉट इट? तो जो 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जो आपने पढ़ा था, मैं उन्हीं सारी चीजों को
तो नहीं पढ़ाने वाला, बट मैं आपको इतना बताने वाला हूँ कि जो वैल्यूज है वो कैसे राउंड ऑफ फिगर करके हम लोग न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमसे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सोल्व हो जाए। जो सो कॉल्ड कहते हो ना कि एकदम मक्खन की तरह सोल्व होगा, बस वैसे ही सोल्व होगा। इसको पढ़ने के बाद तो एरर एनालिसिस पढ़ने के बाद क्या करेक्ट हो जा सकता है, कोई भी जो क्वेश्चन सोल्व किया है उसका एकदम और छोटा कर करके किस प्रकार से एकदम सटीक उत्तर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा, मैं आपसे बताऊंगा। समझ गया है ना जी? आई होप कि आपने समझा होगा और आपने इसे नोट किया होगा। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर आज शुरू करूंगा मैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। देखिए बहुत सारे सर बोलते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है, मैं लेके लिखूंगा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन ही मैं बताने वाला हूं इस चैप्टर में। समझ गया है ना? जी हाँ। अब इसे नोट कीजिए एक बार। आपने इसे नोट कर लिया, मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए अच्छी बात है। देखिए हम लोग क्या किए थे कि जो चैप्टर्स को डिवाइड किए थे, टुकड़ों में बांटे थे, मैं इस चैप्टर का पहला चैप्टर ले रहा हूं। देखिए जब ये 5 चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो है उसके ऊपर इस तरह से कमांड पकड़ लोगे ना जिसका कोई हद ही नहीं। तो सबसे पहला चैप्टर को शुरू करूंगा, बट उससे पहले मैं इसे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मिटाना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम लिखा जाए, देखिए देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब आप 11-12 में चले गए हैं, आप अभी 11 में है, जब 12 में भी जाइएगा तो मैं 11-12 की मैं बातें कर रहा हूं, तो आप सिर्फ चैप्टर 1 है और चैप्टर के मैं नाम लिखता हूं, फिर आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। यही हमारा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ठीक है। अब देखिए जो ये चैप्टर है, अब इस चैप्टर में मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो ये चैप्टर आपने लिखा है, इस चैप्टर का जो हेडिंग है वो आप ब्लू ब्लैक पेन से तो मन है तो लिख सकते हैं, बट आप चाहें तो सिर्फ इस चैप्टर को नाम लिखने के लिए किस पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड का, ग्रीन का, सिर्फ चैप्टर का नाम लिखने के लिए। और जो डिजाइन वगैरह है वो भी इसी प्रकार से दीजिएगा। इसे मैं कुछ इस प्रकार से दे दिया हूं, बट इसमें भी आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा ऐसे। मैं आपको सिर्फ नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं आपको एक गाइडेंस की तरह, मैं एक गाइड के रूप में मैं आपको हर एक चीज बताता चलूंगा कि ऐसे लिखना है, ऐसे नोट्स बनाते हैं, इस प्रकार से स्टडी करते हैं। मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा, आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। पढ़ाई के लिए मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना? और आपका बोरिंग थोड़ी दूर करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, बट डोंट वरी, मेक पेशेंस। देखिए जो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, इसमें पढ़ेंगे क्या चीज, किस चीज के बारे में, टॉपिक्स हमारा क्या होगा, मैं पहले आपको टॉपिक लिखाता हूं। समझ गया ना स्टूडेंट? तो लेट अस राइट द टॉपिक, गॉट इट? देखो आप टॉपिक बोल सकते हो, चाहे इंट्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पे क्या लिखिए, टॉपिक्स ही लिखिए। अब कोई लड़का सोच रहा है कि क्यों सर, देखो इंट्रोडक्शन लिखना ठीक नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स लिखा रहा हूँ, यानी कि फिजिक्स से मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ कि कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या क्या चीज। गॉट इट? आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। देखो जो सबसे पहला आपका आता है, जो फर्स्ट टॉपिक होगा, और वो ये है फिजिक्स के बारे में।
फिजिक्स के बारे में, या फिर यूं कहूं कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। ये आपका सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर का। व्हाट इज, आपको बताऊंगा फिजिक्स क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होगा, ये पढ़ाई किस चीज के बारे में होता है फिजिक्स में। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, सम साइंटिफिक नोशंस। क्या हो गया, आप यही सोच रहे हैं ना कि यहां पे मैंने नोशंस क्यों लिखा है। नेशन तो होता है, क्यों नोशन क्या होता है, नेशन होता है, नहीं नोशन होता है, नहीं नेशन ही तो होता है, सही तो बोल रहा है। नोशन क्या होता है, यानी जो नोशन ही मैं यहां पे लिखा हूं क्योंकि सम साइंटिफिक नोशन यानी कि तरीके मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि सम साइंटिफिक नोशंस का मतलब क्या हुआ, डिफिनीशंस वगैरह क्या हुआ, तो इन्हीं सारी चीजों को मैं बताऊंगा। अगर आप जानना चाहोगे कि नोशंस क्यों है तो आपको जो मैं लाने वाला हूं आपके लिए टॉपिक्स वगैरह, उस टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। समझ गया ना, नोशंस ही हो गए आपका। गॉट इट, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ये स्कोप क्या हुआ और ये एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है। स्कोप यानी कि फिजिक्स का क्या क्या क्षेत्र है वो हुआ स्कोप, और एक्साइटमेंट यानी कि फिजिक्स जो है वो किन सारी चीजों के बारे में डील करता है और क्या क्या मुझे बताएगा, तो आपको बताऊंगा कि जो एक्साइटमेंट है फिजिक्स का इतना ज्यादा है कि उसका बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बताने से बाहर, कहा नहीं सकते हैं कुछ। समझ गया ना, जैसे क्या एक्साइटमेंट हो सकता है फिजिक्स में, वो ये है कि फिजिक्स हमको बताया कि स्काई जो है वो ब्लू क्यों है, रेनबो में कलर्स क्यों होते हैं, डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं, भाई ये रेनबो क्यों फॉर्मेशन होता है, आपने 10th वगैरह नहीं, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार सो कॉल्ड आपने 10th में ही पढ़ा होगा। डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, जो 9th 10th में पढ़े हैं बस उन्हीं सारी चीजों को मैं और कॉम्प्लेक्स में पढ़ूंगा 11 और 12 में, और इससे ज्यादा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि 11 12 को बहुत ही मुश्किल है ऐसा बोलना भूल जाइए। समझ गया ना, मुश्किल कहिएगा तो आपके लिए हर एक चीज ही मुश्किल हो जाएगा। आसान है बोलना, नहीं है फिर भी बोलना। गॉट इट, तो वही सारी बातें करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ूंगा फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। गॉट इट, कि आखिरकार ये फिजिक्स का क्षेत्र क्या हुआ, यानी कि किन किन भागों में फिजिक्स को डिवाइड कर करके बांटे हैं आपको बताऊंगा। मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, किस प्रकार से हम लोग अलग अलग कर करके हम लोग पढ़ाई करते हैं इस फील्ड्स ऑफ फिजिक्स को। बात को समझिए। तो सर यहाँ भी तो वही बताया था, यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा कि किस प्रकार से मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग डिवीजन कर करके पढ़ते हैं। समझ गया ना जी। जब इतनी सारी चीजों की मैं आपको से चर्चा कर दूंगा तो फिर मैं आपसे पढ़ाऊंगा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, उस टॉपिक का नाम है, बोलो खुद से बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते, एनी हाउ वो आ जाएगा टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। कि आखिरकार जो फिजिक्स हुआ एंड जो टेक्नोलॉजी है वो हमारा क्या होने वाला है।
गॉट इट। तो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की तो मैं बातें करूंगा, एक साथ दोनों को लेकर चलेंगे। आखिरकार फिजिक्स क्या, टेक्नोलॉजी क्या, क्या टेक्नोलॉजी है तो फिजिक्स है, या फिर फिजिक्स है तब टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी से फिजिक्स हो सकता है कि फिजिक्स से टेक्नोलॉजी हो सकता है, कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपको मैं पढ़ाऊंगा कि द सिंप्लिसिटी, या फिर एक लाइन में बोलिए कि सिंप्लिसिटी ऑफ फिजिक्स, कि आखिरकार जो हमारा फिजिक्स है उस फिजिक्स का सिंप्लिसिटी क्या है। सिंप्लिसिटी यानी कि साधारण, कैसे कहें कि फिजिक्स जो है वो सिंपल है, सिंपल सा साइंस है। और यही नहीं, और सुनिए, फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे तो सुन के सच में कहो कि हाँ सर यही टॉपिक लगता था, कि जो भैया फिजिक्स है उसको बताया गया कि फिजिक्स इज बेसिक साइंस, बेसिक साइंस, बेसिक साइंस। बताया गया कि फिजिक्स ही है जो साइंस का क्या है, नींव है, आधार है। क्यों कहा गया फिजिक्स इज बेसिक साइंस? कुछ तो कारण रहा। केमिस्ट्री इज बेसिक साइंस, क्यों? फिजिक्स इज बेसिक साइंस। सो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट फिजिक्स एंड सोसाइटी। आपको बताऊंगा कि फिजिक्स हमारा क्या और सोसाइटी क्या। ये सोसाइटी को फिजिक्स से क्या लेना देना है, सोसाइटी को फिजिक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो क्यों चाहिए, और सोसाइटी को फिजिक्स को सीखना चाहिए क्यों। भाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं जानकारी रहेगी फिजिक्स के बारे में तो क्या हो जाएगा। तो मैं इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर में। इतनी सारी टॉपिक्स को मैं डील करूंगा, मैं हर एक चीज लिखाऊंगा, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा। समझ गया ना? नेक्स्ट टॉपिक, नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट क्या हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा some discoveries and inventions। कुछ डिस्कवरीज हुआ है, कुछ बहुत सारी चीजों को हुआ है, कुछ क्या बहुत सारे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों को तो बताना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे टॉपिक लिखा गया कि सम डिस्कवरीज है, कुछ डिस्कवरीज है वो, और कुछ इन्वेंशन भी हुआ। डिस्कवरीज क्या है और इन्वेंशन क्या है, अलग अलग है। हाँ अलग अलग है, स्लाइटली कुछ अलग है। डिस्कवरीज यानी कि खोज किया गया, और इन्वेंशन यानी कि आविष्कार किया गया। आविष्कार यानी कि वो चीज नहीं था और मैंने उसको लागू किया, मैंने उसको दिया, वो बोलो। और ये डिस्कवरीज, कोई चीज भूल गया था और मैंने उसको खोजा, कहां था कहां था कहां था, तब मिला जाकर। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा क्या किया है, तो डिस्कवरीज ऑफ इंडिया किया, यानी कि भारत का खोज किया, इन्वेंशन नहीं किया, खोज किया भारत का वास्को डी गामा, और एक रास्ते का खोज किया इनफैक्ट। पर उससे पहले भी तो भारत था ही, उसके दादा के समय भी था और उसके दादा के भी समय में भारत था, है ना जी। तो वो खोज किया, ना कि सिर्फ इसको इन्वेंशन किया, आविष्कार दिया, यहाँ भाई ये भारत हो गया। समझ गया ना? हाँ आप समझ गया सर, अच्छी बात है। And the next topic, conservation laws। मैं आपको बताएगा कि कंजर्वेशन लॉज क्या हुआ। समझ गया ना कि व्हाट इज कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज क्या हुआ और इसे क्यों पढ़ रहे हैं भाई, समझ गए। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट systems or environment, इतना ही नहीं, and isolated system। Got it? तो अब मैं आपको सिखाएगा ये सिस्टम क्या हुआ, व्हाट इज सिस्टम, ये इन्वायरमेंट क्या हुआ, व्हाट इज इन्वायरमेंट, और ये आइसोलेटेड सिस्टम का अर्थ क्या हुआ।
ये दोनों एक साथ कवर करूंगा और फिर सिखाऊंगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, सिस्टम्स और एनवायरनमेंट। किसे कहेंगे सिस्टम और किसे कहेंगे एनवायरनमेंट, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा कौन सा चैप्टर्स में। तो ये है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, समझ गया ना जी। तो आप फौरन से क्या कीजिए, इतनी सारी बातों को अगर आप नहीं नोट किए हैं तो इसे नोट करोगे, ठीक है, फौरन से इसे नोट करो। जब आपने ये लिखा इसे, तब और भी कुछ टॉपिक्स वगैरह हैं जिसे मैं डिस्कस करूंगा, बट आई होप कि आपने इतनी सारी बातों को लिखा होगा, है ना जी, लिख लिया होगा। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक लिखाने के लिए तो पहले से मुझे इसे इरेज करना होगा ना, इतना सारा बात को आपने लिखा होगा, आई होप इसे ब्लैक पेन से और इतने सारे बात ब्लू पेन से, बाकी हाँ जो आप जो चाहो वो आप कर सकते हो, है ना, ठीक है, लिख लिया हूँ। देखिए कुछ और टॉपिक्स जो बचे हैं, और वो ये रह जाएगा कि बेसिक फोर्सेस इन नेचर, कि आखिरकार प्राकृतिक में, नेचर में मैं बात करूं इस प्रकृति की नेचर का, इस नेचर में किस तरह तरह का फोर्स लग रहा है, बेसिक फोर्सेस क्या है, कितने तरह का फोर्स लग रहा है, कितने प्रकार का फोर्स लग रहा है हमारा नेचर में। मैं बताऊंगा मेनली 4 टाइप्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, ये सब न्यूक्लियर वगैरह, मैं हर एक चीज को डिस्कशन करूंगा, समझ गया ना। फिर आ जाता है विच इज कॉल्ड टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ किसका, तो ऑफ फोर्सेस, व्हाट। तो इतनी सारी चीजों को मैं डील करूंगा, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस वही होगा, ठीक है। तो आपका जो जितना भी टॉपिक्स था जो मैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के अंदर में पढ़ाऊंगा, मैं सारे टॉपिक्स को लिख डाला हूं, समझ गया ना फ्रेंड्स। आई होप कि आपने समझा होगा मेरी बातों को, सीखे होंगे, ठीक, नहीं सीखने का तो कुछ सवाल ही नहीं होता। आप इसे लिख लीजिए ये दोनों टॉपिक्स को, चलिए हो गया। अब देखो जब आप एनसीईआरटी का बुक्स को पढ़िएगा एक एक लाइन को, तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि मैं क्या किया हूं, तो मैं कुछ कुछ ऐसा टॉपिक को भी कवर कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं जो आपको एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिए गए हैं, या फिर दिए गए भी हैं तो उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होगा जितना कि मैं आपसे यहाँ पे लिखा दिया हूं, और इतना इतना पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा, समझ गया ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा भाई, एनसीईआरटी को लेते हुए चलेंगे, बट मैं एनसीईआरटी से बहुत कुछ और ज्यादा बताऊंगा ताकि आपको कंपटीशन भी बैठना हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे नीट का रहे चाहे जेईई रहे। और एनसीईआरटी का तो क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, चाहे कितना हार्ड क्यों ना रहे, समझ गया ना। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डील करने से पहले मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा, जैसे ये 5 चैप्टर मैंने आपको दिया है, गॉट इट। और जब ये टोटल 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे तब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कुछ पता है नहीं, मैं आपको सिखाता हूं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से जब ये 5 चैप्टर्स को कवर कर लूंगा, और फिर हम लोग देखेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए, और किस तरह से आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि जो भी सर ने पढ़ाया है इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो सर के द्वारा बताया गया चीजों के अंदर में ही आता है, तो आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, वास्ट नहीं लगेगा, बहुत आसानी से इजीली आप उसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। ओके, आज कुछ एक टॉपिक को ही कम से कम कवर कर लेते हैं, इतनी सारी बातों को नोट कर लिए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लेट अस स्टार्ट ए टॉपिक। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का क्या नाम है, देखिए उस टॉपिक का नाम है फिजिक्स और व्हाट इज फिजिक्स। ये आपका सबसे पहला टॉपिक आता है फर्स्ट चैप्टर का, समझ गया ना। अब मैं आपको सिखाऊंगा
कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स, इसका डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स में पढ़ते किस चीज के बारे में, ये फिजिक्स कहेंगे किसे, और फिजिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, जस्ट लाइक इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाऊंगा। समझ गया ना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज फिजिक्स, ये होता क्या है, तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा हूं कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ये जो फिजिक्स है वो ब्रांच है किसका, तो साइंस का ही तो ब्रांच है ये, सही बात है। विच डील्स विद, जो किससे डील करता है, किससे ये साझी रखता है, तो डील्स विद करेक्ट, करेक्ट का मतलब सही हुआ, एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन, प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन का हुआ एकदम सही, डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन, अब प्रिसाइज का हिंदी में हुआ एकदम सही, और ये वर्णन एकदम सही तरीके से वर्णन करता हो ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स, किसका जी, तो इस मटेरियल यूनिवर्स का करता हो, इस नॉन फिजिक्स, तो उसको क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। अब देखिए इस डेफिनेशन को मैं और आपको डिटेल में समझाता हूं। जो हमारा फिजिक्स है वो बताया गया कि फिजिक्स जो है उसे कहें, फिजिक्स जो है वो एक साइंस का ब्रांच है जो किससे ताल्लुक रखता है, तो एकदम करेक्ट और प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन यानी कि एकदम सही से वर्णन करे किस चीज के बारे में, तो मटेरियल यूनिवर्स, मटेरियल यूनिवर्स या फिर मटेरियल वर्ल्ड कहिए, एक ही बात है। मटेरियल वर्ल्ड कहोगे तो भौतिक संसार हो जाएगा, और अगर मटेरियल यूनिवर्स है तो भौतिक ब्रह्मांड हो जाएंगे, तो भौतिक, मटेरियल का हिंदी यहाँ पे हुआ भौतिक, तो भौतिक ब्रह्मांड के बारे में जो हमको अच्छे से वर्णन करे, एकदम सही तरीके से बताए, वो है फिजिक्स, उसे कहेंगे फिजिक्स। तो ये आखिरकार मटेरियल यूनिवर्स क्या हुआ, बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट रहा है, जीता जागता हमारे नेत्रों के सामने में जो कुछ भी चीज है इस संसार में जो घटित हो रहा है वो है फिजिक्स, उसका वर्णन करेगा फिजिक्स। और आगे जाने तो कोई डिफिनेशन पूछा तो ये बता दीजिए कि हमारे मटेरियल यूनिवर्स को जो एक सही तरीके से हमको बताए, वर्णन करे, डिस्क्राइब करे, वो है फिजिक्स। ये पहला चीज हुआ। This is the first definition that if someone asks you what is physics, then tell me this definition and this definition is correct. Got it? और जानते हैं इस फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स कहेंगे किससे। बताया गया सर कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, नेचर एंड इसका लास्ट सर मैं भी अंडरलाइन करूं क्या? हाँ आप भी अंडरलाइन करेंगे जिस पॉइंट को मैं अंडरलाइन करूं। तो कोई आपसे पूछता है, ऐसे पूछा कि द स्टडी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूं। तो पूछा कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज इज कॉल्ड, ए में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, डी में ऑल। तो आप उससे कह दीजिएगा कि फिजिक्स है, क्योंकि मैंने आपको एरा सर में बताया कि नेचर को और उसको लॉज को पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। मैं तो कहता हूं कि इस पॉइंट को एकदम अंडरलाइन करके रखिए कॉपी में, ठीक है ना। देखिए अब आप 11 12 में चले गए हैं, इसीलिए जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा उस लाइंस को मैं क्या करूंगा? अंडरलाइन करवा दूंगा। तो इसको मैंने अंडरलाइन करा, दैट मींस दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड यू मस्ट आल्सो अंडरलाइन ऑन योर नोटबुक। समझ गया ना? अच्छी बात है। अब देखिए ये फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज को मैं एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझाता हूं। फिजिक्स बताया गया कि फिजिक्स जो है वो पढ़ाई किया जाएगा, जब पढ़ाई किया जाए, वर्णन किया जाए हमारे इस नेचर, प्रकृति के बारे में और उसके कुछ नियम्स के बारे में, रूल्स के बारे में, तब क्या कहेंगे? उसे फिजिक्स कहेंगे। कैसे? प्रश्न हुआ कैसे? जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूं एक चेस गेम का। चेस का नाम सुने हो? सुने हैं क्या सर? खेले भी हैं, देखे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे पता है। तो जब चेस मान लेते हैं कि आपको उस चेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है जी, और सपोज दैट आपको नहीं पता, ठीक है, अरे कंसीडर करो ना, तो और दो प्लेयर कोई खेल रहा है शुरू से, तो आप शुरू से उसको एक टक लगा करके इस प्रकार से देख रहे हो कि कैसे खेलता है। हाँ हाँ सही है, सही है, अच्छी है, हाँ अच्छा। तो आप जब देखे हो तो ये जो पार्टिकुलर उस पे जो
चेसबोर्ड का जो गोटी कहिए चाहे जो कहिए वो रहता है, उसको जब इस प्रकार से चला जाए तो आप कुछ नियम बना सकते हो। हाथी जो है वो इतना घर चलता है, ऐसा चल सकता है, राजा ऐसा चलेगा, मंत्री ऐसा चलेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन राजा कौन मंत्री, लेकिन आप नियम ही बना दीजिएगा कि इस तरीके से दिखता है तो वो इतना चलता है, इस प्रकार से चलता है। लेकिन हो सकता है कि आपके द्वारा किया गया एजम्पशन जो आपने देख के सीखा हो, जो देख के रूल्स बना रहे हैं, वो हो सकता है कि वो गलती हो जाए, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और कुछ नियम को बना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट जो हम लोग क्या करेंगे, इस नेचर को एक गेम की तरह लेते हैं, एक खेल की तरह इस नेचर के पूरे संसार को लेंगे और उसको देखेंगे और कुछ नियम को और इट्स लॉज को, उसको नियम को, कानून का परिचय लेंगे। जैसे जैसे आप एक चीज नोटिस कीजिए, नोटिस करते होंगे, डेली देखता होगा जी, बचपन से देख रहा हो कि सूर्य जो है वो हमेशा दिन में आता है और रात में छिप जाता है। तो तुम एक रूल दे सकते हो कि रात के समय में सूर्य नहीं आएगा, दिन के समय में ही सूर्य आएगा। जब एक ला दिया ना तो पूरा संसार कैसे, मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स आखिरकार है क्या। फिजिक्स को समझना किसी के बस की बात नहीं है, ये एक लाइन का ये चीज नहीं है। फिजिक्स इज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अपने आप में, जैसे कोई अगर पेरेंट्स है वो और बच्चा है उसका, कोई माँ से पूछे कि वो अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है तो इसका कोई सटीक उत्तर मिल पाएगा आपको जी? नहीं ना मिल पाएगा स्टूडेंट। ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स के बारे में मैं आपको जी ये बता रहा हूँ, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कोई पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है कि सच में क्या है तो क्या ही कहना है इसका। अब आप बच्चा नहीं, 11 10 में आएगा, इसीलिए मैं इतनी सारी बातों आपको से डील कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। वाटिंग जी, ये है फिजिक्स। इसका लॉस को पढ़ेंगे, नेचर को ऑब्जर्व करेंगे कि सनसेट शाम में हो रहा है, सनराइज मॉर्निंग में हो रहा है, उसके रूल्स को जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, फेरीमैन वगैरह और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस नेचर को देखा, बार बार देखा है, बार बार ऑब्जर्व किया, फिर कुछ रूल्स को दिए, फिर कुछ नियम को दिया, वो है फिजिक्स। एक गेम की तरह है, चेस बोर्ड की गेम की तरह, फेरीमैन ने कहा, ये है फिजिक्स। अब तो समझ गया होगा ना, और आगे पॉइंट देखेंगे तो और समझ में आएगा आपको। देखिए, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया है जी, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ नेचर। देखिए अभी भी मैंने बोल दिया, फिजिक्स जो है वो हमको नेचर के बारे में नॉलेज देता है। ये हमारा तरह तरह के जो घटनाएं घट रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करता है ये फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? ये है फिजिक्स। इंटरेस्टिंग फेनोमेना, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, तो वही है एक्साइटमेंट, वो है फिजिक्स हमारा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स अपने आप में ही बहुत ही काबिलियत तारीफ और वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको जो कोई नहीं बताएगा वो बताएगा फिजिक्स, समझ गया ना जी? हाँ, एनीहाउ लेट्स come to the next point. Physics describe the fundamental nature of the universe. इस पॉइंट को अंडरलाइन किया जाए। And laws it works. For example, physics explain why the sky is blue, why rainbows have colors. देखिए फिजिक्स क्या है, बताया गया कि फिजिक्स जो है वो डिस्क्राइब करेगा फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स। इस लाइन को मैं आपको समझाता हूं कि फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स क्या हुआ। फंडामेंटल का अर्थ हुआ आधारित, बेसिक सा चीज है हमारा। तो आधार क्या हुआ, बेस क्या हुआ, बेसिक सा क्या चीज हुआ, बोलो क्या हुआ, बेसिक सा चीज है। तो जो कुछ भी आप देख पा रहे होंगे हमारे जीवन में कि फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स इसका जो फंडामेंटल की मैं बातें करूं तो देखो मैं आपसे समझाता हूं। जैसे आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, सबसे पहले यही बता दें, फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स कहने का अर्थ हुआ कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा प्रकृति है, वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से अपने आप में काम करता है, किस प्रकार से हमारा नेचर वर्क कर रहा है। जैसे विंड है तो हवाएं कैसी बह रही है,
इस तरीके का एक्सप्लेनेशन करेगा हमारा ये फिजिक्स। और फिर फिजिक्स बताता है कि हाउ इट वर्क्स, ये जो चीजें हैं वो किस तरीके से काम कर रही है। जैसे फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स को समझना है तो इस एग्जांपल से ले सकते हैं। फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स कहने का अर्थ ये हुआ जी, अभी भी मैंने बोल दिया, फिर से रिपीट करता हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा संसार है, जो हमारा नेचर है, वो कुछ बिहेव करता है अपने आप में। क्या बर्ताव करता है वो ये है कि जैसे ही जब बारिश होगा तो बारिश के समय में क्या होता है, कभी कभी रेनबो दिखने के लिए हमको मिलता है। तो नेचर जो है वो क्या क्या, ये यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, नेचर उसका फंडामेंटल नेचर हुआ, ये यूनिवर्स का, संसार का ये फंडामेंटल नेचर क्या हुआ, रेनबो भी एक फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स हुआ ना। कैसे कैसे कि क्योंकि ये जो नेचर में है वो रेनबो है, वो अपने आप ही क्रिएट हुआ, अपने आप ही निर्माण हुआ। और जो फिजिक्स है वो इसको एक्सप्लेन करेगा कि रेनबो क्यों निर्माण हुए, रेनबो के पास कलर क्यों होते हैं, जो मैंने एग्जांपल्स के से आपको समझाया। फॉर एग्जांपल फिजिक्स एक्सप्लेन करता है कि भाई स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू क्यों है, रेनबो के पास कलर क्यों है, स्टील का जो शिप है वो पानी में तैरता क्यों है, और बहुत सारे न्यूक्लियस और एटम्स वगैरह किस चीज से बने होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो फिजिक्स हमको एक्सप्लेन करेगा, बताएगा। स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। भाट हम टीचिंग है, ये है फिजिक्स, इसे कहेंगे फिजिक्स। आप समझ गया होगा कि फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स क्या होगा। फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स अगर अभी भी नहीं समझो तो मैं फिर से बोल रहा हूं, फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि कुछ बेसिक सा रूल, बेसिक सा काम हमारे ब्रह्मांड में अपने आप हो रहा है, किया जा रहा है, और इस चीज को एक्सप्लेन करता है फिजिक्स की क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे हमारा स्काई जो है वो ब्लू है, सनसेट के समय और सनराइज के समय जो सूर्य है, सन है, वो लाल आखिरकार क्यों होता है। तो ये है हमारा फिजिक्स। अब आप समझ गए, समझ गया। अच्छा, तो आज मैंने इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस किया है, एक ही टॉपिक को कवर किया है, व्हाट इज फिजिक्स और फिजिक्स होता क्या है। कोई कहेगा तो कुछ बता दीजिएगा, ये भी डिफिनेशन दोगे सही है, ये भी सही है, और बहुत सारे मैंने वर्ड बोला है, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दिया। तो इतनी सारी बातों को आप क्या करेंगे, आप एक बार नोट कीजिए अच्छे से, ताकि आपको नोट्स तैयार हो जाए। और जिस भी पॉइंट पे मैंने अंडरलाइन किया है, आप भी मेक श्योर कि आप भी अंडरलाइन किए होंगे। व्हाट इट, तो आपने इसे लिख लिया होगा ना, लिख लिया होगा। व्हाट इट, चलिए अच्छी बात है। तो जो भी मैंने आज पढ़ा है, तो इस लेक्चर में मैं आपको यहीं तक लगी छोड़ता हूँ, और फिर से मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा। फिर इसी प्रकार से मैं बहुत सारे कुछ चीजों को लिखे हुए रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं हर एक चीज बताऊंगा, अंडरलाइन करूंगा। और नोट, NOT, बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि नोट का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज नोट, ये नोट में कोई चीज लिखा क्यों जाता है। तो मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कब, जब मैं इस चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ और कहीं मैं आपको वो नोट में लिखाने वाली चीज है वो लिखाऊंगा, उस समय मैं बताऊंगा कि नोट का मतलब क्या होता है और नोट में लिखा किस चीज के बारे में जाता है। समझ गया ना। तो देख लीजिएगा अगला लेक्चर जो भी आने वाला उसमें नोट वगैरह लिखाऊंगा, तो उस समय एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इट, तो फिर से मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, दोस्तों के बीच में भी हंसते रहना है, और पढ़ाई के साथ साथ में कुछ से हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। और घूमिए भी, मन नहीं लगता है तब। और बाकी मेक पेशेंस, पढ़ाई जो है वो पेशेंस बनाने का चीज़ है, धैर्य बना के पढ़ने से होता है। और आप ठीक है ना, और क्या ही बोला, बाकी तो आप समझदार हैं। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।